3। हम इंसानों की ये सोच है कि एक अकेला क्या कर सकता है, पर तू देख उस सूरज को जो पूरी दुनिया में उजाला भर सकता है। जी हाँ, इसी बात के साथ मैं आज अपने YouTube चैनल शिक्षा सूत्र में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हमारी इतिहास की क्लास जो है वो रहेगी भारत में तुर्की आक्रमण या टर्किश इन्वेडर्स इन इंडिया। जी, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि भारत में कैसे मोहम्मद बिन कासिम आया, आक्रमण किया और भारत में इस्लाम धर्म को फैलाने का शुरुआत करके चला गया। अब हम पढ़ेंगे भारत में टर्किश इन्वेडर्स। टर्किश इन्वेडर्स में जो पहला इन्वेडर भारत में आया उसका नाम था महमूद गजनी। ये टर्किश इसलिए था कि क्योंकि पहले जो तुर्क था वो अफगानिस्तान का ही एक पार्ट हुआ करता था, हिस्सा हुआ करता था। अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है गजना। गजना नाम की जगह है, वहां पर जो वंश शासन किया करता था उस वंश को गजनी कहा जाता था। तो महमूद ने भी अपने नाम के पीछे गजनी लगा लिया था। वैसे असली में इस वंश का नाम था यामिनी वंश। गजना में यामिनी वंश के एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था अल्पतगीन। अल्पतगीन नाम के एक राजा हुआ करते थे जो कि गजना में शासन किया करते थे। परंतु इस शासक के साथ दिक्कत क्या थी कि इनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। उत्तराधिकारी ना होने के कारण इस गजना नाम की जगह पर आसपास के लोकल आक्रमणकारियों का आक्रमण हमेशा बना रहता था, चलता रहता था। इस बात से अल्पतगीन भी परेशान थे कि बाद में मेरे मरने के बाद मेरे साम्राज्य का क्या होगा। इस बात से परेशान होकर अल्पतगीन ने अपने एक गुलाम जिसका नाम था सुबुक्तगीन को क्या किया, अपना साम्राज्य दे दिया और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया सुबुक्तगीन को। अब बात ये आती है कि जैसे ही सुबुक्तगीन साम्राज्य के शासक तो बन गए, परंतु क्या हुआ, उनके पास पैसों की कमी थी। जैसा कि इस लॉकडाउन में हमारे शराबी भाइयों के पास जरा शराब की कमी है, वैसे ही सुबुक्तगीन के पास क्या था, उस वक्त पैसों की कमी थी। अब पैसे नहीं होंगे तो कैसे साम्राज्य पर शासन कर पाएंगे सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन ने यह सोचा कि आसपास के इलाकों पर आक्रमण करके वहां से धन को लूटा जाए। धन लूटने के लिए सबसे अच्छा जो उन्हें जगह मिली, सोचा जिसके बारे में उन्होंने, वो था भारत। क्योंकि सुबुक्तगीन ने अपने बुजुर्गों से, अपने पूर्वजों से यह सुन रखा था कि भारत क्या है, सोने की चिड़िया है। जी बिल्कुल सही कहा, भारत जो देश है सोने की चिड़िया पहले था, अब थोड़ा सा आक्रमणकारियों की वजह से थोड़ा सा कमजोर पड़ता जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बनकर पूरी दुनिया में उभरेगा। तो सुबुक्तगीन ने क्या किया, अफगानिस्तान से सीमा लगती थी आजकल के पाकिस्तान, पहले वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, पेशावर की। पेशावर जो कि भारत का हिस्सा हुआ करता था, वहां पर एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जयपाल। जयपाल जो थे वो हिंदू शाही साम्राज्य के राजा थे। हिंदू शाही वंश के क्या थे, हिंदू शाही वंश के राजा थे जयपाल। जो जयपाल थे वो पेशावर के राजा हुआ करते थे। पेशावर तो अब नाम पड़ा है उसका, पहले उसको पुरुषपुर भी कहा जाता था। नोट कर लीजिएगा बेटा, पुरुषपुर भी कहा जाता था किसको, पेशावर को, पुरुषपुर। तो सुबुक्तगीन ने पेशावर पर हमला करने की सोची कि पेशावर पर जाऊंगा, हमला करूंगा, राजा जयपाल को हराऊंगा और वहां से धन लूटने की अपनी जो साजिश है उसको कामयाब बनाकर वापस लौट आऊंगा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हमारा सोचा हुआ जो है ना वो कामयाब नहीं हो पाता। ऐसा ही कुछ सुबुक्तगीन के साथ भी हुआ।
986 ईस्वी के आसपास उसने क्या किया, पेशावर पर हमला किया। परंतु जो राजा जयपाल थे वो तैयार थे हमले के लिए, और उन्होंने क्या किया, सुबुक्तगीन को हरा दिया और वहां से भगा भी दिया। लेकिन यही बात दोबारा, जैसे कि अभी मैंने कहा ना कि जो शराबी है वो शराब की तलाश में दर दर भटकता है या फिर ठेके दर ठेके भटकता है, तो सुबुक्तगीन भी कुछ इसी प्रकार से आसपास के साम्राज्यों पर हमला करने की अपनी कोशिश को जारी रखते रहे, और लेकिन उनकी सारी जो कोशिशें थी वो लगभग नाकामयाब होती रही। सुबुक्तगीन ने सोचा क्यों ना दोबारा पेशावर पर हमला किया जाए, तो उन्होंने पेशावर पर हमला दोबारा से किया। 997-98 के आसपास उन्होंने दोबारा क्या किया, राजा जयपाल पेशावर पर हमला करने की अपनी कोशिश की। परंतु इस बार जो राजा जयपाल थे वो ज्यादा ही गुस्सा थे। उन्होंने सुबुक्तगीन को हराया और हराने के साथ साथ उसकी हत्या भी कर दी। सुबुक्तगीन को क्या किया, उन्होंने मार दिया। यहाँ पर सुबुक्तगीन ने अपना उत्तराधिकारी जो था अपने बड़े बेटे इस्माइल को बना रखा था। इन्हीं का, सुबुक्तगीन का ही बड़ा बेटा था इस्माइल को बना रखा था अपना उत्तराधिकारी। सुबुक्तगीन का ही दूसरा बेटा था जिसका नाम था महमूद गजनी। महमूद गजनी को ये बात रास नहीं आई कि बड़ा भाई इस्माइल गद्दी पर बैठ जाएगा। इस बात से कौन नाराज हो गया, महमूद गजनी। महमूद गजनी ने कर दिया हमला इस्माइल पर। अब सीधी सी बात है, भाई भाई से जब लड़ेगा तो नुकसान तो परिवार का ही होगा। परिवार का नुकसान तो हुआ, इस्माइल को मार दिया और क्या किया, गजना पर हमला कर दिया और गजना पर अपना शासन कर लिया। महमूद गजनी के इस हमले में महमूद गजनी के ही छोटे भाई, या कह सकते हैं कि इस्माइल और महमूद गजनी के ही छोटे भाई अब्दुल मुजफ्फर ने भी इनका महमूद गजनी का साथ दिया, इस्माइल को मार दिया और गजना पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। गजना पर अधिकार करने के बाद उसको ये याद आया कि सुबुक्तगीन जो उसके पिता हैं उनकी हत्या की है किसने, राजा जयपाल ने। अब महमूद गजनी ने इस बात की कसम खाई कि मैं भारत पर हमला करूंगा और साल दर साल हमला करता रहूंगा। इसी के साथ महमूद गजनी ने क्या किया, भारत पर हमला करने की शुरुआत कर दी और सन 1000 में, पूरे सन 1000 में महमूद गजनी ने भारत पर हमले करने शुरू कर दिए। अगर आपने थोड़ा सा इतिहास को जाना हो तो आपको याद होगा कि महमूद गजनी वही व्यक्ति है जिसने सन 1000 से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है बच्चों, 17 बार आक्रमण किया है 1000 से 1027 के बीच में। पहला आक्रमण महमूद गजनी ने कब किया, सन 1000 ईस्वी में किया। इसका जो ये पहला हमला था ये इसके ही पिता के हत्यारे राजा जयपाल के विरुद्ध था। जयपाल के विरुद्ध इसने जो हमला किया सन 1000 ईस्वी में, जयपाल और महमूद गजनी, देखिए महमूद गजनी के बारे में एक बात कही जाती है कि महमूद गजनी जो थे वो काफी निर्मम निर्दयी किस्म के शासक हुआ करते थे। तो महमूद गजनी भी थोड़े से निर्दयी थे और राजा जयपाल तो थे ही हट्टे कट्टे। इनके पास तो सैनिक भी बहुत अच्छे हुआ करते थे। इनके पिता को 2 बार हराया और 1 बार तो मार भी दिया। तो यही बात आई महमूद गजनी और जयपाल के बीच में। पेशावर में ये युद्ध हुआ था, जयपाल और महमूद गजनी का युद्ध था वो बेनतीजा रह गया। इस युद्ध का जो कि महमूद गजनी और जयपाल के बीच में हुआ, इस युद्ध का कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। क्योंकि अक्सर क्या होता है बेटो, जब दोनों पार्टी जब स्ट्रांग होती है ना तो थाने में क्या हो जाता है, उनका समझौता हो जाता है। जयपाल और महमूद गजनी दोनों के दोनों क्या थे, काफी स्ट्रांग हुआ करते थे। तो दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया।
अब इस बात से महमूद गजनी थोड़ा सा खफा हुआ, क्योंकि उसने कसम खाई थी अपने पिता की मृत्यु का बदला लूंगा, भारत पर क्या करूंगा, हर बार हमला करूंगा। तो इस बात की कसम को उसको याद आई और अगले ही सन 1001 ईस्वी में दोबारा हमला कर दिया। किस पर? राजा जयपाल पर। पेशावर में दोबारा आक्रमण करने आ गया कौन? महमूद गजनी। इस बार उसने राजा जयपाल को हरा दिया, हराया लेकिन मारा नहीं। हराने के बाद क्या किया? कहा जाता है कि राजा जयपाल की जो उसने संपत्ति को लूट लिया और लगभग 2.5 लाख दिरहम, दिरहम नाम की जो करेंसी है, बहुत महंगी करेंसी है दिरहम, 2.5 लाख दिरहम लेकर चला गया महमूद गजनी। इस बात से जयपाल नाराज हो गया, क्योंकि जयपाल ने उसके पिता को हराया था और मारा भी था, लेकिन उसके बेटे ने उसे हरा दिया। इस बात से थोड़ा सा जयपाल जो था वो नाराज हो गया, और नाराज इस हद तक हो गया कि क्या कर लिया इसने? आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या कर लिया। अगर इतिहास में पूछा जाए कि आत्मदाह करने वाला वो कौन सा शासक था, उसका नाम था राजा जयपाल। अब जयपाल के मरने के बाद जयपाल का ही बेटा आनंदपाल क्या बन गया? पुरुषपुर या फिर पेशावर का नया राजा। लेकिन महमूद गजनी का आक्रमण भारत पर बढ़ते चले गए। उसने महमूद गजनी ने 1006 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के नागरकोट मंदिर पर हमला किया। किसने? महमूद गजनी ने। देखिए बेसिकली 1006 ईस्वी में जो नागरकोट पे हमला किया महमूद गजनी ने, महमूद गजनी का बेसिक सा फंडा ये था कि वो भारत देश में इस्लाम धर्म की स्थापना या फिर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। अब सीधी सी बात है, उसने सबसे अच्छा तरीका यही सोचा, क्यों ना मंदिरों पर हमला कर दिया जाए, और मंदिरों पर हमला करेंगे तो मंदिरों को क्या होगा? नुकसान पहुंचेगा, लोगों की जो भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं, वो आहत होंगी। इस बात से महमूद गजनी थोड़ा सा खुश होना चाहता था, परंतु उसके जो ये हमले थे काफी निर्मम निर्दयी रहे। उसने अपने जीवन काल में लगभग 17 बार आक्रमण किया। आगे भी उनके आक्रमणों के बारे में हम पढ़ेंगे। 1006 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के नागरकोट मंदिर पर हमला किया और वहां से बहुत सारा धन वहां से लूट कर ले गया। मंदिर की ई की मात्रा माफी चाहूंगा। उसके बाद क्या हुआ? जयपाल जो मर चुका था, जिसने आत्मदाह कर लिया था, उसका बेटा आनंदपाल पेशावर में उसने क्या किया? बहुत से आसपास के राजाओं, बहुत से राजपूत राजाओं को क्या किया? उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इकट्ठा शुरू इसलिए किया क्योंकि वो जानता था कि अगर महमूद गजनवी पर अभी उसको नहीं रोका गया तो भारत देश के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसी के साथ 1008 ईस्वी में आनंदपाल, जो कि पुरुषपुर या फिर ये कह सकते हैं पेशावर का राजा बन चुका था, उस पर किसने आक्रमण किया? महमूद गजनी ने आनंदपाल पर 1008 ईस्वी में हमला किया। परंतु इस बार आनंद जो पाल था उसके साथ पूरी की पूरी टीम थी। इंडियन जो राजपूत राजा थे, बहुत सारे राजा इसके साथ इकट्ठा हो गए थे। इस बात से महमूद गजनवी डरा नहीं, घबराया नहीं। देखिए क्या होता है, जैसे कि हमारे देश के इतिहास में, हमारे देश में जो राजा महाराजा थे वो हाथियों की सवारी करना बहुत पसंद किया करते थे। हाथी, ऊंटों पर बैठना शान की सवारी माना जाता था। परंतु कहीं ना कहीं आनंदपाल के लिए वो हाथियों की सवारी या फिर युद्ध में हाथियों को यूज करना थोड़ा सा खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि महमूद गजनवी के पास क्या थे? घोड़ों की सेना थी, घुड़सवार हुआ करते थे। परंतु आनंदपाल के पास जो उसके पास थे वो हाथियों की सेना हुआ करती थी। आनंदपाल हाथी पर बैठकर महमूद गजनवी पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहा था, परंतु जो हाथी था वो थोड़ा सा बिधक गया और वो पीछे की ओर बढ़ने लगा। जो सैनिक आसपास आनंदपाल के थे उन्होंने सोचा कि राजा घबरा कर यहाँ से युद्ध से जा रहे हैं, युद्ध से भाग रहे हैं,
और इस बात की अफवाह पूरी सेना में फैल गई और इसके कारण आनंदपाल की जो सेना थी वो भी वहां से तितर बितर हो गई, वहां से भागने लगी। इसी बात का फायदा उठाया किसने? महमूद गजनी ने, और आनंदपाल को इस युद्ध में 1008 के इस युद्ध में आनंदपाल को हरा दिया। इसी युद्ध के बाद महमूद गजनी ने भारत पर जिहाद का नारा भी दिया था। जिहाद देखिए बेसिकली क्या है, धर्म युद्ध को कहा जाता है जिहाद। जिहाद का नारा देने के बाद महमूद गजनी रुका नहीं और भारत पर उसके साल दर साल आक्रमण जो थे वो बढ़ते चले गए। इसके बाद उसने 1011, 1012 इस साल इसने उज्जैन पर हमला किया। उज्जैन जो नाम की जगह है उस पर हमला किया महमूद गजनी ने। इसके बाद ये कहा जाता है 1014, आपने हरियाणा जीएस में पढ़ा होगा, 1014 में कौन सा आक्रमण किया था महमूद गजनी ने? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपके मन में ठीक चल रहा है। थानेश्वर, कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर पर उसने क्या किया था? हमला किया था। स्थानेश्वर मंदिर पर हमला किया किसने? महमूद गजनी ने। स्थानेश्वर, बच्चों आपको कमेंट में जरूर लिख के बताना है कि स्थानेश्वर मंदिर जो है वहां पर किसका मंदिर हुआ करता था। चलिए छोड़िए, मैं ही आपकी जो तकलीफ है, आपकी जो परेशानी है उसको पूरा कर देता हूं। वहां पर महादेव का मंदिर हुआ करता था। ठीक है जी। स्थानेश्वर मंदिर जो कि कुरुक्षेत्र के थानेसर में है। जी सही कह रहे हैं आप, कुरुक्षेत्र के थानेसर हरियाणा में स्थानेश्वर जो मंदिर है वो महादेव का मंदिर था। 1014 पर में हमला किया था उस पर महमूद गजनी ने। उसके आक्रमण थे जो भारत देश पर रुके नहीं, साल दर साल उसके आक्रमण जो थे वो बढ़ते चले गए। उसके ये कहा जाता है कि महमूद गजनी के भारत देश पर दो जो आक्रमण थे, दो हमले जो थे वो काफी ज्यादा तकलीफ दे थे भारतीय इतिहास के अंदर। उसका जो पहला हमला माना जाता है वो माना जाता है 1018 में किया गया उसका एक हमला, जो उसने किया था कहां पर? मथुरा में किया था। मथुरा नगरी, श्री कृष्ण की नगरी। श्री कृष्ण जो कि केवल एक ऐसे इंसान रूप में भी माने जाते हैं, भगवान के रूप में भी माने जाते हैं। 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण जी, जिनके ही इशारों पर हुई सारी महाभारत, उन्हीं के इशारों पर चलती रही। अगर वो ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता, शायद अधर्म जो है वो जीत जाता, धर्म पर उसकी जीत हो जाती है। मथुरा पर हमला किया महमूद गजनी ने 1018 के अंदर, और ये कहा जाता है कि मथुरा जो कि श्री कृष्ण की नगरी है उसमें लगभग 1000 मंदिर हुआ करते थे और वो सभी के सभी तबाह कर दिए किसने? महमूद गजनी ने। लगभग 1000 मंदिरों को क्या किया उसने? तुड़वा दिया। ये कह सकते हैं केवल अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए 1000 मंदिरों को तुड़वाया महमूद गजनी ने। इसके बाद भी उसके आक्रमण चलते रहे। उसका सबसे जो आखिरी कह सकते हैं आक्रमण था, जो सबसे खतरनाक आक्रमण था, वो था 1025 में किया गया उसका आक्रमण, जो उसने किया था सोमनाथ मंदिर गुजरात के ऊपर। सोमनाथ मंदिर जहां पर ज्योतिर्लिंग स्थापित है, सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में किया था उसने आक्रमण। सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात के अंदर है, जब उसने आक्रमण किया महमूद गजनी ने, तब उस वक्त गुजरात पर चालुक्य वंश का साम्राज्य चला करता था और चालुक्य वंश के हुआ करते थे वहां पर भीम प्रथम राजा, जिन्होंने ही सोमनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। यह कहा जाता है कि सोमनाथ का जो मंदिर था उसका जो दरवाजा था वो सोने का हुआ करता था। भारत को सोने की चिड़िया इसलिए भी कहा जाता है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग मंदिरों में विश्वास रखा करते थे, पैसा हुआ करता था, मंदिरों का निर्माण हुआ करता था और मंदिरों में ही अपनी आस्था, अपनी पूंजी को भी लगा दिया करते थे भारतीय लोग। सोमनाथ मंदिर का जो दरवाजा था वो बना था सोने का।
महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और सोने के दरवाजे को लूट कर ले जा रहा था। लेकिन भगवान की दृष्टि हर बुरे आदमी पर पड़ ही जाती है। जैसे ही वो वापस जा रहा था राजस्थान के रास्ते, तो वहां पर राजस्थान में कुछ जाट समुदाय के लोगों ने उसे घेर लिया। महमूद गजनी से वो सोने का लूटा हुआ दरवाजा वहीं पर रख लिया, उसको सोने का दरवाजा जो सोमनाथ मंदिर का था वो ले जाने नहीं दिया। महमूद गजनी की ईगो वहां पर हर्ट हो गई कि मैं वहां से लूट कर ले आया था और तुमने मुझसे मेरा लूटा हुआ सामान मुझसे ही लूट लिया। यहाँ पर हिंदी की एक कहावत, लेने के देने पड़ गए, बिल्कुल अच्छी तरह से सेटिस्फाई होती है। लेकिन जैसे ही महमूद गजनी की ईगो हर्ट हुई कि मुझसे मंदिर के दरवाजे, सोने के मंदिर के दरवाजे जो थे वो लूट लिए, अगले ही साल 1026 में उसने उन्हीं जाट समुदाय के लोगों पर हमला किया। और ये जो हमला था उसका ये भरतपुर और मथुरा के आसपास किया गया था, ये माना जाता है। भरतपुर और मथुरा के पास किया गया था ये हमला 1026 में। इस युद्ध में महमूद गजनी की जीत हुई थी। भारत पर आखिरी हमला इसका 1027 में माना जाता है महमूद गजनी का। महमूद गजनी जैसे ही अपने गजना नाम के, अफगानिस्तान के गजना नामक स्थान पर जैसे ही पहुंचा, उस समय वहां के आसपास के कबीलों में ये होड़ मची हुई थी कि मैं ही साम्राज्य पर हड़प लूं, मैं ही साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लूं। यही महमूद गजनी के साथ भी प्रॉब्लम का कारण बनी। सेंट्रल एशिया या फिर मध्य एशिया पर वो भी साम्राज्य अपना जमाना चाहता था, परंतु ऐसा हो ना सका। महमूद गजनी की मृत्यु वहीं का एक लोकल युद्ध लड़ते हुए 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हो गई। ये माना जाता है कि इसकी मृत्यु कैसे हो गई, एक युद्ध लड़ते हुए, वहां का एक लोकल युद्ध 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अभी तक हमने पढ़ा कि महमूद गजनी किस प्रकार का निर्दयी, निर्मम प्रकार का राजा है, लेकिन इसमें कुछ अच्छाई कह सकते हैं या फिर साहित्य के प्रति इसका थोड़ा सा प्रेम भी कहा जा सकता है। थोड़ा सा साहित्य को लेकर थोड़ा सा ये प्रेमी हुआ करता था साहित्य का। इसके दरबार में कुछ साहित्यकार या फिर कुछ लेखक भी हुआ करते थे, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक इसके दरबार में एक ये कह सकते हैं कि लेखक हुआ करते थे जिनका नाम था फिरदौसी। फिरदौसी नाम के एक लेखक हुआ करते थे इनके दरबार के अंदर। एक इनके पिता की जिन्होंने आत्मकथा लिखी थी, कह सकते हैं तारीख ए सुबुक्तगीन लिखने वाले लेखक भी हुआ करते थे, इन्हीं के दरबार में हुआ करते थे। इनके पिता की इन्होंने क्या लिखी थी, वैहाकी नाम के एक लेखक हुआ करते थे जिन्होंने इनके पिता की आत्मकथा या फिर उनकी कह सकते हैं बायोग्राफी लिखी थी, जिनका नाम था तारीख ए सुबुक्तगीन। वैहाकी नाम के एक लेखक हुआ करते थे इनके दरबार में जिन्होंने तारीख ए सुबुक्तगीन लिखी थी। और एक इनके ही दरबार में ईरान के एक अल बरूनी नाम के लेखक हुआ करते थे। अल बरूनी काफी फेमस दरबारी लेखक थे इनके, अल बरूनी नाम के एक इनके दरबार में लेखक हुआ करते थे। और ये माना जाता है कि अल बरूनी, इतिहास का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अल बरूनी जो लेखक थे ये कब इनके साथ आए थे। अल बरूनी इनके साथ जब 1014 में ये थानेश्वर मंदिर या फिर थानेसर के मंदिर पर हमला करने आए थे, तब अल बरूनी इनके साथ आए थे। इन्होंने एक किताब की रचना की थी जिसका नाम है किताब उल हिंद नाम की किताब की इन्होंने रचना की थी, किताब इन्होंने लिखी थी।
किताब उल हिंद, हिंदुस्तान पर लिखी गई थी एक किताब जो कि इन्होंने लिखी थी। बेसिकली कहाँ के थे ये? ईरान के एक लेखक हुआ करते थे मोहम्मद गजनी के साथ। जब इन्होंने थानेश्वर मंदिर पर हमला किया तो उन्हीं के साथ ये आए थे महमूद गजनी। अब मोहम्मद महमूद गजनी का जो आक्रमण था यहाँ पर समाप्त हुआ, क्योंकि महमूद गजनी के साथ क्या समस्या थी, ये वहीं पर लोकल रहना पसंद करता था, मतलब अपने अफगानिस्तान में ही रहना पसंद करता था। इसकी जो सोच थी वो एक्सपेंशन मतलब बढ़ाने की, अपने साम्राज्य को बढ़ाने वाली सोच नहीं थी। इसकी सोच केवल लूट मार करने वाली सोच थी। इसलिए ये बार बार आता था, भारत पर आक्रमण करता था, भारत से धन धान्य लूट कर ले जाता था। इसका इतिहास यहीं पर समाप्त हुआ। इसके बाद जो हम अगला टर्किश इन्वेडर के बारे में पढ़ेंगे वो भी इससे मिलता जुलता ही है, वो है मोहम्मद गोरी। इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में भी। ये भी बेसिकली कहां से था? ये भी अफगानिस्तान से ही हुआ करता था। मोहम्मद गौरी, ये कह सकते हैं कि गौरविद या गौरिद वंश का हुआ करता था मोहम्मद गौरी। ये भी बेसिकली कहां से था? अफगानिस्तान में भी कहां से? गजना नाम की जगह से ही था। कौन? मोहम्मद गौरी जी। ये गजना वही है जहां से कौन था? अभी हमने जो कंप्लीट किया, महमूद गजनी जहां से आया था उसी स्थान से आया था मोहम्मद गौरी भी भारत के अंदर। इसने क्या किया था? बेसिकली ये वहां के कहीं लोकल अफगानिस्तान का ही कोई लोकल शासक हुआ करता था। इसने 1073 ईस्वी में गजना पर अपना अधिकार किया था। गजना पर हमला करके वहां से गजनी वंश को हटाकर अपने गौर वंश को या फिर गौरी वंश की स्थापना की थी। गौरी वंश की स्थापना इसने कब की थी? 1173 में। वहां से गजना के गजनी वंश को हटाकर गौर वंश की स्थापना की इसने 1173 ईस्वी में। अब बात वही आती है कि मोहम्मद गौरी के मन में भी यही आया जैसे कि महमूद गजनी के मन में आया था कि आसपास जो हमारे देश, जो भारत देश है हमारा, जैसे कि ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के पास ही पड़ता था उस समय भारत, क्योंकि भारत की सीमाएं पाकिस्तान जो अब बना है, पहले पाकिस्तान जो भारत की सीमाएं थी वो अफगानिस्तान से डायरेक्टली लगती थी। तो मोहम्मद गौरी के मन में भी यही बात आई, क्यों ना भारत में जाकर भारत को लूटा जाए, भारत को लूट कर लाया जाए और अपना जो साम्राज्य उसने गौरी वंश या गौर वंश की जो स्थापना की है उसको सक्सेसफुली रन किया जाए। यही विचार था मोहम्मद गौरी का भी। तो उसने क्या किया? सबसे पहले 1175 में मुल्तान पर हमला करने की एक साजिश की। 1175 ईस्वी में उसने क्या किया? मुल्तान पर हमला किया। मुल्तान पर हमला करने के बाद उसका जो ये हमला था, ये कह सकते हैं कि लगभग सक्सेसफुल रहा। तो उसने जो हमला किया वो हमला सक्सेसफुल इसलिए रहा क्योंकि उसने वहां के लोकल जो रूलर थे, कह सकते हैं कि कर्माधी मुसलमान वहां पर पहले लोकल रूल किया करते थे। कर्माधी मुसलमान मतलब मुल्तान में किसका शासन हुआ करता था पहले? कर्माधी मुसलमानों का। कर्माधी मुसलमानों को हरा दिया था किसने? मोहम्मद गौरी ने। और मुल्तान पर अपना क्या किया? शासन, अपना अधिकार वहां पर कर लिया मुल्तान पर। उसके बाद उसके मन में यही आया कि जैसे कि महमूद गजनबी ने किया, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने का उसका भी मन किया। उसे भी पता था कि जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है वो बहुत ही रिच है, बहुत ही उसके पास धन धान्य है, लेकिन उसके पास महमूद गजनी जैसी कुशलता नहीं थी। मोहम्मद जो गौरी था उसके पास टैक्टिक्स तो अच्छी थी परंतु उसके पास कुशलता की कमी थी, जैसा कि महमूद गजनी के पास हुआ करती थी। उससे एक ही गलती हो गई कि उसने 1178 ईस्वी में
गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला करने का प्लान बनाया। उस वक्त गुजरात जो हमारा राज्य है वहां पर मूलराज नाम का एक शासक हुआ करता था। गुजरात पर मूलराज नाम का एक शासक हुआ करता था। 1178 में मोहम्मद गोरी ने सोचा क्यों ना गुजरात पर हमला किया जाए और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके वहां से और धन लूटा जाए। परंतु गुजरात में उस समय मूलराज नाम का एक शासक हुआ करता था। उस मूलराज जो शासक था उसको भनक थी कि जैसे कि महमूद गोरी भारत आया था, माफी चाहूंगा, महमूद गजनवी भारत आया था, ऐसा ही कोई इन्वेडर और भी आ सकता है। मोहम्मद गोरी उसे मालूम था कोई ना कोई आएगा, इस बात का उसे मालूम था। मूलराज ने मोहम्मद गोरी को ये कहते हैं कि बहुत बुरी तरह से वहां हरा दिया और गुजरात से मूलराज की सेना माउंट आबू तक छोड़ के आई थी मोहम्मद गोरी की सेना को और मोहम्मद गोरी को भी। मोहम्मद गोरी के जो इरादे थे थोड़े से पस्त हो गए। उसे मालूम था कि मूलराज नाम का एक बहुत ही बलशाली राजा से मेरी क्या हुई है, भेंट हुई है, उससे मेरा सामना हुआ है। लेकिन क्या पता था उसे कि आगे उसका सामना किसी और के साथ भी होने वाला है। जी हाँ, हम बात यहाँ कर रहे हैं भारत देश के चौहान वंश के बहुत ही बलशाली राजा पृथ्वीराज चौहान की। जैसे ही मोहम्मद गोरी वहां से हारा, उसने नॉर्थ इंडिया की तरफ अपना रुख कर लिया। गुजरात को छोड़कर उत्तर भारत की ओर बढ़ गया मोहम्मद गोरी और ये कहा जाता है कि उसने उत्तर भारत की ओर बढ़कर सिंध और कश्मीर पर अपना अधिकार जमा लिया। सिंध और कश्मीर पर अपना अधिकार करने के बाद उसने क्या किया, मोहम्मद गोरी ने लाहौर की तरफ रुख किया और यह भी कहा जाता है कि 1186 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने लाहौर पर क्या किया, अपना अधिकार जमा लिया। इसी दौरान उत्तर भारत के दिल्ली, सांभर, अजमेर इन सारे स्थानों पर क्या था, चौहान डायनेस्टी, चौहान वंश का शासन हुआ करता था। और चौहान वंश के एक राजा हुआ करते थे, काफी बलशाली राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है इनको, पृथ्वीराज तृतीय। और इनका एक और नाम, इनकी पृथ्वीराज चौहान की जनता इनको प्यार से राय पिथौरा भी पुकारा करती थी। पृथ्वीराज चौहान के ही दरबार में एक दरबारी कवि हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई वही कवि है जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम की पुस्तक लिखी है और इसी पुस्तक से हमें मालूम होता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को अपने पूरे जीवन काल में 16 बार हराया था। परंतु इसी बुक से ही हमें ऐसा मिलता है और कोई इतिहासकार इस बात का कोई तथ्य नहीं दे पाया है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को यह कहा जाता है कि 16 बार हराया था। हुआ यूं कि थानेसर, जो थानेसर नाम की जगह है, पृथ्वीराज चौहान का वहां पर एक फोर्ट, एक किला हुआ करता था। मोहम्मद गोरी से गलती यह हो गई कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के उस किले पर अपना अधिकार जमा लिया। इस बात का जैसे ही पता चला पृथ्वीराज चौहान को, तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने भाई गोविंदराज चौहान को वहां पर भेजा और वहां पर भेजने के बाद जो उनके भाई थे मोहम्मद गोरी को वहां से खदेड़ कर भगा दिया। मोहम्मद गोरी के जो इरादे थे कुछ और ही थे। देखिए, भारतीय इतिहास में 2 युद्धों को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। एक तो माना गया है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के तराइन के युद्ध को, और दूसरा माना गया है पलासी के युद्ध को। पलासी का युद्ध जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे इसको इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है। पहला युद्ध हुआ 1191 में तराइन का युद्ध।
तराइन नाम की एक जगह है करनाल में। अभी तो इसका नाम क्या है, तराइन का नाम क्या पड़ गया है, तो तरावड़ी कहते हैं इसे, तरावड़ी। 1191 में हुआ था तराइन का पहला युद्ध। पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही बलशाली राजा हुआ करते थे। इनकी जो क्षमता थी, इनके आसपास के राजाओं को पता थी कि कितने बलशाली राजा हैं। मोहम्मद गौरी को उन्होंने इस युद्ध में बहुत बुरी तरह से हरा दिया। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था 1191 में, इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। लेकिन पृथ्वीराज चौहान इतने दयालु भी थे, बलशाली के साथ साथ थोड़े से दयालु राजा भी थे। इन्होंने एक छोटी सी गलती ये कर दी कि इन्होंने मोहम्मद गौरी को इस युद्ध में जिंदा छोड़ दिया। अब ये जो इनसे थोड़ी सी गलती हुई, ये भारतीय इतिहास के लिए बहुत बड़ी गलती कही जा सकती है। जैसे ही मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने जिंदा छोड़ दिया, पृथ्वीराज चौहान का ध्यान इस गौरी से तो हट गया, पर दूसरी गौरी पर जा अटका। इनकी नजर मिल गई किससे, एक राजा हुआ करते थे कन्नौज के, जिनका नाम था, कन्नौज के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जयचंद। कन्नौज के एक राजा थे जिनका नाम था जयचंद, और जयचंद की ही एक बेटी हुआ करती थी जिसका क्या नाम था, संयोगिता। संयोगिता नाम की जो राजकुमारी थी, इससे पृथ्वीराज चौहान को क्या हो गया, प्रेम हो गया। और देखिए क्या होता है, जब प्रेम होता है तो बैकग्राउंड में वायलिन बजने लगते हैं, मन ही मन में शेर व शायरी भी आ जाती है। तो पृथ्वीराज चौहान के शायद मन में आया हो, देखिए हमारे मन में तो आ गया, शायद पृथ्वीराज चौहान के मन में भी आया हो कि तुम्हें देखकर देखता ही रह गया, वक्त चल रहा था और मैं ठहरा ही रह गया, और न जाने कब कहां और कैसे बह गया। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को देखा, संयोगिता ने पृथ्वीराज को देखा, और दोनों के बीच में क्या हो गया, प्रेम शुरू हो गया। जी बिल्कुल, बैकग्राउंड में बहुत अच्छे वायलिन बज रहे थे, गाने बज रहे थे, परंतु देखिए हर एक लव स्टोरी में एक विलन भी होता है। यहाँ पर विलन कौन निकला, संयोगिता के पिता जयचंद। जयचंद को नहीं पसंद आया पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का ये प्रेम प्रसंग। इस बात से नाराज होकर जयचंद ने क्या किया, इस बात से गुस्सा होकर संयोगिता के लिए इन्होंने स्वयंवर की घोषणा कर दी। जैसे ही स्वयंवर की घोषणा के बारे में पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि मुझे नहीं बुलाया गया है, पृथ्वीराज चौहान अपनी प्रेमिका को अपने पिता से, ये कह सकते हैं कि अपने दुश्मन नहीं कहेंगे वैसे, विलन, जो प्रेमी, जो कह सकते हैं ना प्रेम प्रसंग में जो विलन है, उससे छुड़ाने के लिए पृथ्वीराज चौहान पहुंच गए संयोगिता को लेने, और उसी स्वयंवर से संयोगिता को लेकर आ गए थे। इस बात से नाराज हो गए जयचंद के, मेरी नजरों के सामने मेरी नाक के नीचे से मेरी बेटी को ले गया और प्रेम विवाह भी कर लिया। इस बात से जयचंद नाराज हो गया और जयचंद ने हाथ मिला लिया किससे, मोहम्मद गौरी से। देखिए गलती में क्या कर दी इन्होंने, अपनी बेटी का विवाह अपनी पसंद से हो नहीं पाया तो देश के दुश्मन से हाथ मिला लिया मोहम्मद गौरी के साथ। अब देखिए क्या हुआ, इन दोनों का विवाह तो हो गया, परंतु जो तराइन का एक युद्ध जब जिसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, जो अधूरा युद्ध रह गया था, अब क्या किया मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को एक पत्र लिखा, और यह पत्र लिखा कि आप मेरे सामने सरेंडर कर दीजिए। मोहम्मद गौरी ने, देखिए मोहम्मद गौरी की हिम्मत देखिए, पहला युद्ध हार चुका है, उसके बाद भी पृथ्वीराज चौहान को कह रहा है कि मेरे सामने आप सरेंडर कर दीजिए। पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि तेरे में किस बात का एटीट्यूड है भाई, कितना युद्ध मैं तुझे हरा चुका हूं, फिर भी तू मेरे से कह रहा है कि सरेंडर कर दे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने थोड़ा सा लाइटली ले लिया इस बात को, उन्हें पता नहीं था कि जयचंद मिल चुका है मोहम्मद गौरी के साथ। अब क्या हुआ जी, इनके बीच में हुआ दूसरा युद्ध, जिसे कहा जाता है, इतिहास में कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में सबसे जो निर्णायक युद्ध था। इसी के बाद पता चला कि भारत में इन्वेडर्स जो है वो बस जाएंगे, जो आक्रमणकारी हैं वो यहाँ पर
बस जाएंगे। 1192 में हुआ तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ, ये युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध में हरा दिया। हराने का कारण क्या था कि जो पत्नी थी, पत्नी के पिता मतलब ससुर सामने थे, बाण चला नहीं पाए, शायद इसलिए हार गए होंगे पृथ्वीराज चौहान। अब इतिहासकार इसमें दो स्टोरी बताते हैं। इतिहासकार ये बताते हैं कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को वहीं पर मार दिया, लेकिन दूसरे इतिहासकार ये भी कहते हैं, दूसरे इतिहासकार मतलब जो हमें पृथ्वीराज रासो नाम की किताब चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई है, उसमें ये तथ्य मिलते हैं कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारा नहीं, मारने के सिवाय उन्होंने क्या किया, उन्हें बंदी बनाकर ले गए अपने गजना नाम के स्थान पर, जहां के वो शासक हुआ करते थे। गजना में ले गए और गजना में ले जाकर बहुत सारी यातनाएं दी। वहां पर पृथ्वीराज चौहान के साथ चंद्रबरदाई भी वहां पर बंदी बनाए गए। पर पृथ्वीराज चौहान के साथ चंद्रबरदाई को भी कहा क्या किया था, वहां पर बंदी बनाया गया था। पृथ्वीराज चौहान की वहां पर आंखें फुड़वा दी गई थी। ये कहा जाता है कि काफी यातनाएं दी थी और उनकी आंखें भी फुड़वा दी थी। और ये कहा जाता है कि वहां पर कुछ लोकल खेल चल रहे थे, मतलब गजना में ही लोकल गेम्स चल रहे थे। तब वहां पर जो चंद्रबरदाई थे, उन्होंने ये कहा कि मोहम्मद गोरी के पास ले जाकर ये कहा कि मेरे मित्र जो है पृथ्वीराज चौहान जो है वो शब्द भेदी बाण चलाने में समर्थ है, के उस्ताद हैं। शब्द भेदी बाण बेटा क्या होता है, जब कोई कह सकते हैं कि तीरंदाज अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर केवल बताए गए इशारों के हिसाब से ही अपने लक्ष्य को भेद दे, उसे कहा जाता है शब्द भेदी बाण। पृथ्वीराज चौहान के बारे में चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गोरी को यह कहा कि मेरे मित्र पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में सक्षम है, वे आपके सामने शब्द भेदी बाण जो है वो चलाना चाहते हैं। मोहम्मद गोरी थोड़ा सा मुस्कुराया और ये सोचा कि ये तो अंधा हो चुका है, ये मेरे सामने क्या बाण चलाएगा। यही थोड़ी सी गलती, मतलब इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि यही थोड़ी सी गलती करती मोहम्मद गोरी ने और कह दिया कि एक तीर और एक धनुष और एक तीर पृथ्वीराज चौहान को दिया जाए। और जो मोहम्मद गोरी था दूर बैठा था। चंद्रबरदाई ने बहुत ही प्यारी वहां पर एक लाइन सुनाई और वो लाइन कुछ इस प्रकार थी कि 4 बाज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है चूंकि मत चौहान। मतलब यह कहा कि जो राजा है वो 4 गज और 24 फुट की दूरी पर है, उसको आप बाण चलाइए और अपना निशाना मत चूकिएगा। पृथ्वीराज चौहान ने वो शब्द भेदी बाण चलाया और मोहम्मद गोरी को डायरेक्टली वो बाण लग गया। मोहम्मद गोरी की वहां पर मृत्यु हो गई। परंतु ऐसा इतिहास में केवल एक ही किताब जो कि चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो में, वहां से पता चलता है। परंतु तथ्य और भी कहे जाते हैं कि मोहम्मद गोरी उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को वहां से ले गया अपने गजना नाम के स्थान पर, परंतु उसके बाद की स्टोरी मालूम नहीं है। मोहम्मद गोरी, ये भी कहा जाता है, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जब मोहम्मद गोरी भारत आया था तो इसके साथ इसके 4 गुलाम इसके साथ आए थे। जी गुलाम सुन के आपके मन में आ गया होगा कि आगे क्या आएगा, गुलाम वंश की स्थापना होगी। पहला जो गुलाम था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का ये इसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार की रचना शुरू करवाई थी। उसके अलावा इसका जो दूसरा गुलाम था उसका नाम था यल्दोज नाम का इसका दूसरा गुलाम इसके साथ था। तीसरा गुलाम इसका था कुबाचा और जो चौथा गुलाम था उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकें जलाई थी और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था पूरी तरह से।
बख्तियार खिलजी, ये 4 गुलाम आए थे किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ। मोहम्मद गौरी तो वापस चला गया, परंतु उसने अपने फेवरेट गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, फेवरेट इसलिए था क्योंकि ये इसका गुलाम भी था, इसका सेनापति भी था और इसका दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में छोड़ दिया इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, इस्लाम धर्म की स्थापना करने के लिए मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया? कार्यभार सौंप दिया और खुद चला गया कहां पर? अपने गजना नाम के स्थान पर राजपाट करने के लिए चला गया मोहम्मद गौरी। उसके बाद क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत देश के अंदर इस्लाम के प्रचार प्रसार में काफी ज्यादा अच्छे काम किए। अच्छे काम इसलिए कहेंगे क्योंकि इस्लाम धर्म को बढ़ाने में कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत ज्यादा हाथ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का मकबरा, या फिर ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो पहली मस्जिद बनाई गई है कुव्वत उल इस्लाम जो थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी। ठीक है जी। तो मोहम्मद गौरी, ये कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा, मोहम्मद गौरी 1205 ईस्वी में भारत लौटा था ये देखने के लिए कि भारत देश में क्या चल रहा है, भारत देश में क्या चल रहा है जांच करने के लिए 1205 में आया था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जब भारत आया उसके बाद देखने के बाद भारत से लौट रहा था 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में जब लौट रहा था तो कुछ खोखर जाटों ने, ये कहा जाता जो जाट भाई थे हमारे, खोखर जाटों ने 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को घेर लिया, घायल कर दिया। घायल होने के बाद मोहम्मद गौरी की 1206 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जो था वो मर गया, मृत्यु हो गई 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की। और उसके बाद मोहम्मद गौरी के जो 4 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी उस वक्त मर चुका था। बचे ये 3 गुलाम। ये बात आती है कि भारत देश में अब इन 3 गुलामों में से किसको क्या मिलेगा। जी आपको अगर थोड़ा सा इतिहास के बारे में मालूम है तो ठीक है, नहीं हम अगली क्लास में बताएंगे कि अगले जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका गुलाम था, इसने ही भारत के अंदर गुलाम वंश की स्थापना की थी। आज का जो हमारा हिस्ट्री का लेक्चर है वो यही समाप्त होता है। उम्मीद है बच्चों आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो हमारे इस चैनल शिक्षा सूत्र को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ बच्चों, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आती है या अगर हम लाइव आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।